नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से चल रहे प्रचार की, मोदी के नामांकन में एनडीए में दिखी फूट की। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ईवीएम मामले को, बीजेपी के लगे बड़े झटके को। जानेंगे एक बार फिर क्यों उठा भीमा कोरेगांव का मामला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संदेश खाली मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने एसआईटी जांच की मांग की, कहा वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाया जाए। वकालत का पेशा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बोला वकीलों का काम दूसरों से अलग, सफलता पर नहीं होता उनका कंट्रोल। आपने शुरू किया वॉशिंग मशीन का काला जादू अभियान। हिमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र करते हुए बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हम लोगों को बीजेपी के दावों की सच्चाई के बारे में बताएंगे। और शेयर बाजार में तेजी, 328 अंकों की बढ़त के साथ 73,104 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 113 अंकों की बढ़त के साथ 22,217 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के लिए बचे हुए 3 चरणों का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। आज पीएम मोदी ने वाराणसी से नामांकन किया, तो दूसरी तरफ अमेठी में प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई सभाएं की। तो झांसी में राहुल और अखिलेश यादव की संयुक्त सभा हुई, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो आज प्रचार में क्या रहा खास, देखिए रिपोर्ट। इस समय कांग्रेस लगातार चुनावी रैली कर रही है। खासकर इस वक्त कांग्रेस की नजर यूपी पर बनी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार को यूपी के झांसी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त रैली की। इस दौरान राहुल ने कहा, आमतौर पर जंगल में बब्बर शेर अकेले मिलते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन के हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटियों को गिनाते हुए राहुल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा, कोरोना में लोगों की जान जा रही थी, अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं थी, तब नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, और मीडिया के लोग कह रहे थे वाह क्या प्रधानमंत्री है, क्या मजेदार बात बोली है। इसलिए इस बार आप सभी सोच समझकर वोट देना, क्योंकि ये संविधान को बचाने का चुनाव है। देश की जनता को जो भी मिला है इसी संविधान से मिला है। संविधान के बिना हिंदुस्तान के लोगों के अधिकार छिन जाएंगे। जहाँ इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है, वहीं बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो वहीं इस दौरान अखिलेश ने कहा कि आज बीजेपी की सरकार में लूट हो रही है, इनकी हर बात और वादा झूठा निकला है। बीजेपी डबल इंजन की बात करती है, लेकिन इनके दोनों इंजन खटारा हैं। अब समय आ गया है कि इसको बदला जाए। तो वहीं पीएम मोदी आज दूसरे दिन भी वाराणसी में थे। आज उन्होंने यहां से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। जहां चौथे चरण के मतदान के बाद इंडिया गठबंधन ने जीत का दावा किया, तो दूसरी तरफ एनडीए के अंदर टकराव दिखाई दे रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी ने वाराणसी में नामांकन किया, जिसमें उन्होंने अपने सभी सहयोगियों को जोड़ा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के सीएम को लेकर हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पीएम के साथ नहीं दिखाई दिए। पीएम मोदी फिलहाल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और आज यानी मंगलवार को यहां से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान मौजूद नहीं थे, जिसके बाद एक बार फिर एनडीए गठबंधन में फूट की खबरें तूल पकड़ रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार पीएम मोदी से दूरी बना रहे हैं। बीते दिन पटना के रोड शो को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। रोड शो में नीतीश कुमार शामिल तो हुए, लेकिन वो बड़े ही नीरस नजर आए। बीजेपी ने नीतीश के हाथ में कमल के फूल का झुनझुना पकड़ा दिया और नीतीश बस एक किनारे खड़े रह गए। ना ही उन्होंने पीएम से कोई खास बातचीत की, ना ही जनता से कोई अपील, और अब उन्होंने नामांकन में शामिल होने से इनकार कर दिया। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो वाराणसी नहीं गए हैं। जिसके बाद लालू यादव के 7 साल पुराने बयान को लेकर भी चर्चे तेज हो रहे हैं। 2017 में नीतीश के पाला बदलने पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा था कि नीतीश बीमार पड़े तो समझो कि खतरनाक काम में लगा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर लालू का ये बयान कहीं सच साबित तो नहीं होने वाला। क्या बिहार में एनडीए मुश्किल में है? इससे पहले पीएम की रैली में नीतीश को एनडीए को भरोसा दिलाना पड़ा। वो सफाई देते हुए दिखाई दिए कि अब की बार वो पाला नहीं बदलेंगे।
इसके बाद ये भी खबर आई कि अब पीएम की किसी भी रैली में नीतीश शामिल नहीं होंगे और उसके बाद नामांकन में भी शामिल नहीं होने की खबर ने सियासी जगत में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से नीतीश सम्मिलित नहीं हो पाए। अब ऐसे में हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार में चुनाव के बाद बड़ा खेल हो सकता है, संकेत बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी चिंता में दिख रहा है, क्योंकि ईवीएम का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम वीवीपैट को लेकर एक बार फिर सियासत छिड़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी एक नई याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए डाले गए वोट के वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। अरुण कुमार अग्रवाल नामक शख्स ने कोर्ट में ये याचिका दाखिल करते हुए दावा किया कि कोर्ट के फैसले में स्पष्ट त्रुटियां हैं। पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि ये कहना सही नहीं है कि परिणाम में अनुचित रूप से देरी होगी या आवश्यक जनशक्ति पहले से तैनात की तुलना में दोगुनी होगी। मतगणना हॉल की मौजूदा सीसीटीवी निगरानी ये सुनिश्चित करेगी कि वीवीपैट पर्ची की गिनती में हेरफेर और शरारत ना हो। इससे पहले 26 अप्रैल को ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विपक्ष की सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी 30 की बजाय 45 दिनों तक सील कर सुरक्षित रखा जाए और साथ ही ये प्रावधान भी दिया था कि संशय की परिस्थिति में उम्मीदवार परिणामों की घोषणा के 7 दिन बाद तक टेक्निकल विशेषज्ञों की टीम से ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने की मांग भी कर सकते हैं, लेकिन जांच का सारा खर्च उम्मीदवार को ही उठाना पड़ेगा। कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष भी संतुष्ट नहीं था, लेकिन चुनावी सरगर्मियों के बीच उन्होंने कोर्ट का फैसला स्वीकार कर लिया था और अब इसे ही चुनौती दे दी गई है। कोर्ट के फैसले में गड़बड़ी बताते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग की गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कोर्ट का फैसला बदल जाएगा, क्या ईवीएम से अब नहीं होंगे चुनाव। जहां ईवीएम वीवीपैट पर दाखिल हुई याचिका के बाद यह भी दावा किया जा रहा है कि कोर्ट इस पर जल्द ही सुनवाई कर सकता है, क्योंकि 20 दिन बाद ही काउंटिंग होनी है। एक तरफ ईवीएम पर उठ रहे सवालों से चुनाव आयोग चिंता में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में मच रही भगदड़ ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने पाला बदल लिया है। हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्य की नायब सिंह सैनी की सरकार तो पहले से ही मुश्किल में फंसी हुई थी और अब पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पानीपत शहर से बीजेपी की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रोहिता का पूरा परिवार रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले चुका है। साल 2014 में रोहिता रेवड़ी बीजेपी की टिकट से पानीपत शहरी सीट से विधायक चुनी गई थी, लेकिन 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट काट दी गई, जिसके बाद से वो पार्टी से नाराज चल रही थी। टिकट कटने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने की वजह से वो पार्टी से नाराज थी। उनकी पार्टी छोड़ने की खबर के बाद खट्टर और नए मुख्यमंत्री सैनी ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सोमवार को खट्टर ने फोन कर रोहिता को मनाने की कोशिश की, पर रोहिता ने कहा अब देर हो चुकी है। तो वहीं सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे गुरराज खट्टर और प्रदीप खट्टर ने भी अपने साथियों के साथ बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। हरियाणा के साथ ही अब खबर ये भी आ रही है कि झारखंड में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा के बेटे आशीर सिन्हा भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी बीजेपी को पूरे देश में ही झटके लग रहे हैं। तो वहीं भीमा कोरेगांव में आरोपी एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को जरूर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और क्या है कोर्ट का पूरा फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। 6 साल बाद भी महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। अभी तक चार्जशीट ही फाइल नहीं हो पाई है। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मामले में आरोपी व एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए गौतम नवलखा को जमानत दे दी है। नवलखा पर 2017 में पुणे में एल्गार परिषद के आयोजित कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके बाद ही भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा भड़की थी। उन्हें भीमा कोरेगांव स्मारक पर जातीय टकराव भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नवलखा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत दी थी, लेकिन एनआईए ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था, लेकिन 14 मई को जमानत को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा किए बिना हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने का कोई औचित्य नहीं है। नवलखा को जमानत दी जाती है, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट के दौरान मिली सुरक्षा के लिए 20 लाख रुपए चुकाने होंगे। इस मामले में अन्य आरोपियों को भी जमानत दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि नवलखा 4 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है और इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में मुकदमे में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए कोर्ट ने नवलखा को जमानत दे दी है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद नवलखा ने ही हाउस अरेस्ट की मांग की थी, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें ही उसका बिल भरने का आदेश दिया है। एनआईए ने 9 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में नवलखा से 1 करोड़ 64 लाख रुपए के भुगतान कराने की मांग की थी। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सभा में हिंसा भड़क उठी। इसे एल्गार परिषद सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पुलिस का दावा है कि कार्यक्रम के आयोजकों का नक्सलियों से संबंध था और उनके भड़काऊ भाषण की बदौलत ही ये हिंसा शुरू हुई। मामले में नवलखा के साथ वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्णा गोंसाल्विस और सुधा भारद्वाज भी आरोपी पाए गए थे। 6 साल बाद में चार्जशीट का पता नहीं। कोर्ट ने नवलखा को राहत दी तो रामदेव को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया। पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो आज क्या हुआ कोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद रहे। पतंजलि मामले में कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है। रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने दोनों को ही व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है, तो दूसरी तरफ कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। उनकी माफी को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि जिन दवाओं के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है, उनको दुकान पर बेचने से रोकने और बाजार से वापस लेने को लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने पतंजलि से इसको लेकर एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है। पतंजलि की तरफ से वकील बलबीर सिंह ने कहा कि हमने प्रोडक्ट्स की बिक्री को रोक दिया है। कोर्ट ने इस बारे में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस ने रामदेव के वकील से पूछा कि आपके क्लाइंट को कुछ साल पहले एक हार्ट अटैक के चलते एम्स में जाना पड़ा था। एससी मेहता ने कहा कि बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स आयुर्वेदिक दवाइयों पर भरोसा करते हैं। कोर्ट ने कहा कि रामदेव पर लोगों की आस्था है, उन्हें जनता को कम नहीं आंकना चाहिए। लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट्स की बात करें तो वह अलग मसला है। रामदेव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, तो बीजेपी के सहयोगियों की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आंध्र में बीजेपी की मजबूत सहयोगी पार्टी टीडीपी के चीफ और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आज कोर्ट का फैसला आ गया। नायडू को बड़ा झटका लगा है, तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों बीजेपी सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी के सहयोगी टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की याचिकाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 2010 के मामले को लेकर बड़ा फैसला दिया है। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोपी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी नेता नक्का आनंद बाबू के खिलाफ मामला रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति मंगेश पाटिल और शैलेश ब्रह्मे की खंडपीठ ने 10 मई को अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामले में चंद्रबाबू नायडू और नक्का आनंद बाबू दोनों की मिलीभगत को उजागर करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू की याचिका को खारिज किया जाता है। शिकायत के अनुसार टीडीपी नेता जुलाई 2010 में नांदेड़ जिले के बबली बैराज पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचे। ये नेता, जो उस समय संयुक्त आंध्र में विपक्ष में थे, बांध के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। गोदावरी के कारण तेलंगाना में निचले इलाकों में पानी का प्रवाह प्रभावित होगा। नायडू और बाबू को अन्य लोगों के साथ उस वर्ष 17 जुलाई को विरोध और आंदोलन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें धर्माबाद के सरकारी विश्राम गृह में एक अस्थायी जेल में रखा गया था। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उन्हें औरंगाबाद सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि नायडू, बाबू और अन्य ने कथित तौर पर सहयोग करने से इनकार कर दिया और बहस करने लगे। उन्हें स्थानांतरित करने के लिए वातानुकूलित बसों पर जोर दिया। अगले दिन 20 जुलाई को जब जेलर ने उनसे वातानुकूलित बस में चढ़ने का अनुरोध किया तो उन्होंने ऐसा भी करने से इनकार कर दिया और जेल अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल किया।
कुछ पुलिस कांस्टेबलों पर हमला किया। नायडू और बाबू का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दावा किया कि आंदोलन वापस ले लिया गया था और मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को तुरंत आरोप मुक्त कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस मशीनरी ने मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए एफआईआर में टीडीपी नेताओं को गलत तरीके से फंसाया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी वाली चुनावी सीट बनारस से पर्चा भर चुके हैं। ये तीसरी बार है जब उन्हें गंगा मैया ने वहां पर बुलाया है। हो सकता है गंगा मैया उनसे इस बार यह पूछे कि तूने 2014 में जनता से जो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या तूने वो 15 लाख जनता को दे दिए हैं? ये सवाल कोई और शायद नहीं पूछ सकता है, क्योंकि सवाल पूछना मना है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।